इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस एक्टिविटी से आप क्या समझते हो और इसका प्रिंसिपल क्या होता है? नमस्ते, मेरा नाम दीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, अब बताओ हमें क्या पढ़ना है भाई? चैप्टर 3, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक स्पिन रेजोनेंस और इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। और इसमें पहला टॉपिक हमारे पास बताओ क्या है? इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, डेफिनेशन, प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस। ओके, तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले हम क्या पढ़ेंगे बताओ? डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, फिर हम क्या पढ़ेंगे? प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, फिर हम क्या पढ़ेंगे बताओ भाई? एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। तो पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। भाई देखो, आपने इससे पहले क्या पढ़ लिया है? न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। तो वो भी क्या होता है? एक स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। और ये भी क्या है? एक स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें क्या होता है कि आप किसी स्पिनिंग पार्टिकल की, जो क्या होती हैं स्पिन स्टेट्स, आप किसी स्पिनिंग पार्टिकल की स्पिन स्टेट्स को अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में सेपरेट कर देते हो और उसके बाद रेडियो फ्रीक्वेंसी करंट के जरिए अल्फा स्टेट को बीटा स्टेट में कन्वर्ट करते हो और उससे हमको भाई सिस्टम के बारे में बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलती है। इसी को हम क्या बोलते हैं बताओ भाई? स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। पता होगा ना आपको भाई? अगर ये स्पिनिंग पार्टिकल क्या हो, न्यूक्लियस, तो क्या होता है ये? न्यूक्लियर स्पिन रेजोनेंस। मतलब तो क्या होता है न्यूक्लियर स्पिन? एनएमआर का एक नाम क्या होता है? एनएमआर का एक नाम क्या होता है? न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस को क्या बोल सकते हो? न्यूक्लियर स्पिन रेजोनेंस। सिमिलरली भाई यहां पर क्या होगी आपकी बारी? इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। समझ गए बात? मतलब आप मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जो मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हो, ठीक है। किसी सिस्टम की जो इलेक्ट्रॉनिक स्पिन स्टेट्स होती हैं उनको फ्लिप करके किसी सिस्टम की इलेक्ट्रॉनिक स्पिन स्टेट्स की डिजनरेसी रिमूव की जा सकती है बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बात। और एक बार उनकी भाई डिजनरेसी रिमूव होगी तो उनके बीच में आप ट्रांजिशन करवा के, जैसे अरे भाई जैसे आप प्रोटॉन की स्पिन स्टेट होती है ना, अगर प्रोटॉन की स्पिन क्या होती है? हाफ, तो उसके पास दो क्या होती है स्पिन स्टेट्स? प्लस हाफ और माइनस हाफ। तो सिमिलरली अगर इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है? हाफ, तो उसके पास भी क्या होती है? दो स्पिन स्टेट्स, प्लस हाफ और माइनस हाफ। तो जैसे भाई जैसे प्रोटॉन की प्लस हाफ माइनस हाफ में ट्रांजिशन पॉसिबल होती है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन की प्लस हाफ माइनस हाफ में ट्रांजिशन पॉसिबल होती है। बात आपको पहले पड़ी। और उस ट्रांजिशन को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, यानी इलेक्ट्रॉन की स्पिन स्टेट को फ्लिप करना सूटेबल एनर्जी के जरिए। क्या कहलाएगा हमारे पास? इन द प्रेजेंस ऑफ, बोलो भाई, अरे फ्लिपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पिन स्टेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। आ गई आपको भैया? अब थोड़ा बात करते हैं इसकी कंडीशन क्या होती है भाई। जैसे न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस के लिए या न्यूक्लियर स्पिन रेजोनेंस के लिए बताओ कंडीशन क्या थी? कि भाई सिस्टम के पास क्या होनी चाहिए? नेट न्यूक्लियर स्पिन। भाई वहां पर आप न्यूक्लियर शेल मॉडल में क्या पढ़ते थे? तो मैं आपसे बात पूछूं भाई, न्यूक्लियर स्पिन रेजोनेंस के लिए या न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस के लिए कंडीशन क्या थी? बताओ क्या होना चाहिए था? नेट न्यूक्लियर स्पिन। और वो कैसे आया करती? आप न्यूक्लियर शेल मॉडल में क्या भरा करते हैं? न्यूक्लियॉन्स। भैया हमारे पास क्या है? पहली न्यूक्लियर शेल, जिसमें क्या आते हैं? 2। फिर क्या हमारे पास भाई? अगली न्यूक्लियर शेल था ना ये, जिसमें क्या होता भाई? 4। फिर क्या है? एक और न्यूक्लियर शेल। ये हमारे पास कौन सी है? 1s हाफ। ये कौन सी है? बोलो भाई, ये कौन सी है?
1p हाफ, 1p 3/2 एंड 1p हाफ, पता हुआ ना आपको। तो आप भाई न्यूक्लियर शेल मॉडल में आप क्या पढ़ा करते, न्यूक्लियंस। न्यूक्लियर शेल मॉडल में आप क्या पढ़ते थे, न्यूक्लियंस। एक था आपके पास प्रोटॉन्स के लिए सेट, एक क्या था आपके पास न्यूट्रॉन्स के लिए सेट, है ना। उनमें आप न्यूक्लियस भर के और आप क्या मालूम कर लिया करते कि अगर कोई अनपेयर्ड क्या बचता है न्यूक्लियन, तो उसकी स्पिन क्या हो जाएगी सारे पे पेयर। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास क्या बताओ भाई कार्बन 13 था, तो कार्बन 13 में क्या होता है 6 तो क्या है प्रोटॉन्स और 7 क्या बताओ भाई न्यूट्रॉन्स। तो 6 प्रोटॉन तो क्या हो जाएंगे पेयर, 2 यहाँ पर और 4 यहाँ पर। लेकिन 7 न्यूट्रॉन जो क्या होंगे 4 क्या आएंगे, 2 क्या आएंगे पहले लेवल में, 4 ऊपर वाले में और एक क्या रहेगा हमेशा अनपेयर्ड भाई। क्योंकि कार्बन 13 में क्या था 6 प्रोटॉन क्या हो गए पेयर्ड, उनके स्पिन क्या हो गया आपस में कैंसल आउट। लेकिन न्यूट्रॉन कितने हैं 7, तो 6 न्यूट्रॉन तो क्या हो गए पेयर्ड। लेकिन एक न्यूट्रॉन को आप पेयर नहीं कर सकते ना भाई, तो उसकी स्पिन पूरे के पूरे न्यूक्लियस के ऊपर अपीयर हो जाया करती, इजंट इट। तो सिमिलर आर्गुमेंट भी यहां होल्ड करता है। आप तो जैसे न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस या न्यूक्लियर स्पिन रेजोनेंस के लिए बताओ क्या कंडीशन होती है, देयर शुड बी नॉन जीरो न्यूक्लियर स्पिन। तो इलेक्ट्रॉनिक स्पिन रेजोनेंस या इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस के लिए क्या कंडीशन होती है, देयर शुड बी नेट नॉन जीरो, देयर शुड बी नॉन जीरो नेट नॉन जीरो न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉनिक स्पिन। क्या भाई, यानी इलेक्ट्रॉनिक शेल में भरने के बाद, इलेक्ट्रॉनिक शेल में इलेक्ट्रॉन्स भरने के बाद क्या बचे हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ताकि हमारे पास क्या आ जाए नेट इलेक्ट्रॉनिक स्पिन। नहीं होता आपको पहले पड़ी। तो जिनके पास नेट न्यूक्लियर स्पिन होती है वो क्या होते हैं एनएमआर एक्टिव। तो सिमिलरली जिनके पास क्या होते हैं नेट इलेक्ट्रॉनिक स्पिन वो क्या होते हैं ईएसआर एक्टिव। क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस एक्टिव। ठीक है, तो कौन ईएसआर एक्टिव होएगा और कौन ईएसआर इनएक्टिव होएगा इसका फैसला कौन करेगा बताओ भाई, बताओ। इसका फैसला होगा देवा की अदालत में। बोलो भाई, नहीं समझे बात, कोई बात बोलो भाई। तो भाई कौन सा सिस्टम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस एक्टिव होएगा और कौन सा इनएक्टिव होएगा, ये बताओ हमें कैसे मालूम पड़ेगा बताओ भाई। अरे बोलो, बताओ भाई क्या करना आपने। भाई सिंपल बात है, अगर मैं बात करूं O2 किसकी भाई, O2 मॉलिक्यूल की, किसकी भाई O2 मॉलिक्यूल की। तो बताओ O2 का एमओ डायग्राम क्या होता है बताओ भाई। 2 क्या होते हैं सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। अरे भाई सिग्मा 1s2 फिर क्या आएगा सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, फिर क्या आएगा सिग्मा 2pz2 बताओ ना, फिर क्या आएगा पाई 2px2 बराबर पाई 2py2, फिर क्या आएगा पाई स्टार 2px1 एंड पाई स्टार 2py1। बताओ ना आपको भाई। तो O2 का एमओ डायग्राम भरने पर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। टोटल यहां पर क्या है 16 इलेक्ट्रॉन्स। क्या है 16 में से 14 इलेक्ट्रॉन जब हमने कहां भरे मॉलिक्यूलर शेल में। अरे भैया आपने कहां भरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तो 14 तो क्या हो गए पेयर्ड हो गए, लेकिन 2 क्या रहते हैं पेयर्ड रहते हैं। अरे बोलो भाई, तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक जैसे भाई न्यूक्लियर शेल में न्यूक्लियस भरने पर अगर न्यूक्लियस क्या बच जाए अनपेयर्ड, तो क्या जाएगी नेट न्यूक्लियर स्पिन। तो सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स भरने पर अगर क्या बच जाए आपके पास नेट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो आपके पास क्या जाएगी नेट इलेक्ट्रॉनिक स्पिन। क्या भाई नेट इलेक्ट्रॉनिक स्पिन आ जाए भाई। तो बताओ O2 के पास कितनी इलेक्ट्रॉनिक स्पिन आएगी हमारे पास हाफ और हाफ। बताओ क्या ही भाई 16 में से 14 तो पेयर्ड है, उनकी कैंसल आउट करेगी, 2 क्या अनपेयर्ड है, तो हाफ और हाफ क्या होगी 1। तो हम क्या बोलेंगे कि O2 की इलेक्ट्रॉनिक स्पिन क्या होती है 1। तो क्या ये ईएसआर एक्टिव होएगा, बोलो भाई, बोलो भाई, क्या ये ईएसआर एक्टिव होगा क्या, बिल्कुल होएगा। क्या ये ईएसआर एक्टिव, नहीं समझे बात। अब बताओ क्या नाइट्रोजन का एटम ईएसआर एक्टिव होएगा, नाइट्रोजन का एटम ईएसआर एक्टिव होगा कि नहीं होगा बताओ। नाइट्रोजन एटम ईएसआर एक्टिव होएगा
कि नहीं होएगा। ये बताना आपने, बताओ क्या होगा, क्या होगा, नहीं होएगा। क्यों भाई, नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है भाई, एटम ही है, मॉलिक्यूल ना है, क्या है 1s2 2s2 और 2p3 है क्या, तो 2p3 में तीनों क्या है, अनपेयर्ड नहीं क्या, तो भाई आउट ऑफ 7 इलेक्ट्रॉन्स 4 आर पेयर्ड बट 3 इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड पैरेलल टू ईच अदर, नहीं आपको, तो हाफ हाफ और हाफ, वो तो क्या स्पिन इसकी 3/2। तो इसके पास भी क्या, तुम क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन एटम भी क्या है, ई सार एक्टिव, जिसके पास भी क्या हो भाई, नेट इलेक्ट्रॉनिक स्पिन। बस सिंपल बात है, न्यूक्लियर शेल में क्या भर के, न्यूक्लियॉन्स। ये देखो भाई, आपको पता है प्रोटॉन हो, इलेक्ट्रॉन हो, न्यूट्रॉन हो, स्पिन सभी क्या होती है, हाफ, क्या भाई। तो अगर हाफ स्पिन वाले सारे पेयर्ड हो जाए तब तो स्पिन बचेगी नहीं, लेकिन अगर एक अनपेयर्ड बच गया तो हाफ स्पिन, 2 अनपेयर्ड आ गए 1 स्पिन, 3 अनपेयर्ड आए तो 3/2, 4 अनपेयर्ड भाई 2 स्पिन, नहीं आएगा आपको। तो भाई क्या नाइट्रोजन एटम के अंदर भाई 7 इलेक्ट्रॉन है शिवम, 7 में से 4 क्या हो गए पेयर्ड, लेकिन 3 तो क्या रहेंगे भाई अनपेयर्ड। तो बताओ क्या बोलेंगे इसको, क्या होगा बताओ, ये EPR एक्टिव होएगा कि इनएक्टिव होएगा, एक्टिव, वेरी गुड। ये भी क्या होगा EPR एक्टिव, बेटा दे इसको भाई, अरे बोलो, ठीक है। और बताओ भाई, अब आप यहाँ पर भाई और बताओ, ठीक है, ओके, ये भी क्या EPR एक्टिव, ठीक है ना। अच्छा तो क्या N2 का मॉलिक्यूल EPR एक्टिव होगा, सॉरी ESR। अच्छा एक बात और, हम इसे भाई फिर इसका नाम तो क्या होना चाहिए कायदे से, भाई कायदा तो क्या बोलता है भाई, अगर हम कायदे से देखें तो बताओ इसका नाम क्या, इनको सिर्फ क्या बोलना चाहिए, ESR एक्टिव, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस एक्टिव। लेकिन फिर इनको EPR क्यों बोल देते हैं भाई, आपने एक बात देखी कि जो भी ESR एक्टिव है, ESR एक्टिव होने की कंडीशन क्या है, व्हाट इज द कंडीशन फॉर ESR activity, there should be unpaired electrons, sorry, there should be net electronic spin. What is the fundamental condition of ESR activity, there should be net electronic spin, and in order to have net electronic spin there must be some unpaired electrons, and if there are unpaired electrons the system will simply be labeled as paramagnetic। और आपको पता भाई जिसके पास भी क्या होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसको हम क्या बोल देते हैं, पैरामैग्नेटिक। तो हम ये ना बोल दे भाई, इसका नंबर पड़ गया घर का नाम EPR एक्टिविटी, क्या भाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक स्पिन रखते ही कौन है, जिनके पास अनपेयर्ड होते हैं, और अनपेयर्ड वालों का नाम क्या होता है एक और, पैरामैग्नेटिक। तुम क्या बोलते हैं भाई, ESR एक्टिव या क्या बोलो भाई EPR एक्टिव, ये दोनों एक ही बात है। ESR स्पेक्ट्रा या EPR स्पेक्ट्रा भाई, ये दोनों चीज़ें डिफरेंट ना ही होती, ये दोनों चीज़ें क्या होती है बिल्कुल भाई सेम होती है। आ गई आपको ये, वेरी गुड, बहुत ही अच्छे और बहुत ही बढ़िया भाई। तो इसी बात पे अब आप मुझे बताओ, क्या N2 का मॉलिक्यूल ESR एक्टिव होएगा कि नहीं होएगा भाई, नहीं, क्यों, क्योंकि हमारे 14 क्या है इलेक्ट्रॉन्स। तो भाई आप जो यहाँ पर भरते हो इस केमो डायग्राम में, तो कैसे हैं हमारे पास सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 है ना, पाई 2px2 पाई 2py2 सिग्मा स्टार, सॉरी सिग्मा 2pz2। तो भाई 14 के 14 क्या हो जाएंगे पेयर्ड, कोई भी पेयर्ड यहाँ पर ना बचे ना भाई। तो याद रखियो नाइट्रोजन एटम तो क्या है ESR एक्टिव, लेकिन N2 मॉलिक्यूल क्या है ESR इनएक्टिव। अच्छा तो क्या बेरिलियम एटम ESR एक्टिव होएगा, क्या बेरिलियम एटम ESR एक्टिव होना चाहिए नहीं होना चाहिए भाई, बताओ भाई, अरे बोलो भाई, बताओ क्या ये ESR के पथ पे चलेगा कि चलेगा भाई, क्या ये ESR वीर बनेगा, बोलो भाई, अरे बोलो भाई, क्या ये ESR पथ पे चलेगा, समझ गए ना, ओके। तो बताओ भाई, तो क्या बेरिलियम है, तुम क्या बोलेंगे 1s2 2s2 भाई, कोई अनपेयर्ड नहीं, EPR
इनएक्टिव। मेरे ख्याल से आपको भी बात पहले पड़ेगी कि ESR एक्टिविटी या EPR एक्टिविटी का मीनिंग क्या होता है। तो जिसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वही EPR एक्टिव, जिसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वही क्या होगा, ESR एक्टिव या EPR एक्टिव। यानी कि सारी की सारी पैरामैग्नेटिक स्पीशीज क्या होंगी, ये वो भी क्या प्रोवाइड करेंगी, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रा। और सारी की सारी डायामैग्नेटिक स्पीशीज क्या प्रोवाइड करेंगी, ESR स्पेक्ट्रा प्रोवाइड नहीं करें। अरे बोलो भाई, नहीं आ गया आपको ये? अच्छा बताओ भाई, अच्छा बताओ क्या सिंगलेट कार्बीन, क्या सिंगलेट कार्बीन भाई, कार्बीन नहीं है ना आपको ये? अरे भाई क्या आप ये बताओ भाई, क्या सिंगलेट कार्बीन, ये एम्प्टी है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, क्या ये सिंगलेट कार्बीन EPR एक्टिव होएगा? शिवम बताएगा, कई दिन में आया है, बताओ क्यों भाई? और अगर यही क्या होता हमारे पास ट्रिपलेट, तब तो कैसे, तब ये ESR एक्टिव होता है। अगर ना कोई, तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा डेफिनेशन के बारे में डेफिनेशन आपको पहले पड़ेगी, डेफिनेशन एंड कंडीशन ऑफ EPR इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं इसका, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। अब आपने पढ़ना इसका भाई, बताओ प्रिंसिपल, ठीक है, ओके। और वो ये PLE होता है, PL नहीं, क्या हुआ ये, प्रिंसिपल, ठीक है, सिद्धांत, क्या ये, ठीक है। इसका प्रिंसिपल भाई, आप थ्योरी बोलो प्रिंसिपल बोलो, बात एक ही है। इसका भाई प्रिंसिपल क्या होता है भाई, सिंपल बात है, जो प्रिंसिपल किसका था NMR का, एग्जैक्टली सेम क्या इसका भाई प्रिंसिपल। कैसे, अगर किसी इलेक्ट्रॉन के स्पिन, मान लिया आप एक काम करो भाई, पहले आप हाफ स्पिन वाला सिस्टम मानो जिसमें सिर्फ क्या हो, एक अनपेयर्ड क्या हो, इलेक्ट्रॉन, तो क्या हमारे पास, तो अगर किसी की इलेक्ट्रॉनिक स्पिन, अरे ये आई लिखा जाता भाई, NMR नहीं पढ़ा रखा है, अरे बोलो भाई, अगर किसी की, अच्छा न्यूक्लियर स्पिन को कैसे शो करते हैं, आई से, इलेक्ट्रॉनिक स्पिन को शो करते हैं भाई S से। तो अगर किसी की इलेक्ट्रॉनिक स्पिन हाफ है तो आप क्या करोगे भाई, तो अगर इसकी स्पिन हाफ है तो भाई इसका मतलब क्या है कि स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। भाई स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन के पास क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम होएगा ना, कितना होएगा बताओ भाई, कैसे आएगा, S इंटू S+1 का अंडर दी रूट H/2 पाई यूनिट। तो अगर स्पिन हाफ है तो हाफ पुट करियो, बोलो भाई क्या मेरे पास, हाफ इंटू हाफ प्लस 0.866 यूनिट, H/2 पाई क्या मान लो यूनिट। तो हमको पता भाई, जैसे स्पिनिंग प्रोटॉन के पास क्या होता है 0.866 एंगुलर मोमेंटम, एग्जैक्टली सेम एंगुलर मोमेंटम भाई किसके पास होता है, स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन के पास भाई। नहीं आपको आया क्या? और भाई आपको पता है, आप कहोगे न्यूक्लियस चार्ज था, उसके पास क्या बन गया, मैग्नेटिक मोमेंट। अगर स्पिनिंग न्यूक्लियस के पास, अरे भाई स्पिनिंग कोई चीज हो क्या बनाती है, मैग्नेट, अगर वो क्या है चार्ज्ड, तो भाई अगर स्पिनिंग न्यूक्लियस क्या बना दिया करता, मैग्नेट, क्योंकि वो चार्ज रखता था। तो भाई स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन भी क्या बनाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है माइनस, बोलो भाई, तो स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन भी क्या बनाएगा, मैग्नेट। नहीं बनाया क्या भाई, बताओ। लेकिन पहले बताओ भाई, तो 0.866 मोमेंटम, पहले बताओ भाई स्पेस में कितने तरीके से ओरिएंट करेगा, दो तरीके से। एक तो जेड में क्या इफेक्ट रखे बताओ भाई, प्लस हाफ और माइनस हाफ। तो अगर इस भाई वहां पर क्या था, आई क्या था वहां पर, आई हाफ था ना, तो आई जेड दो आए थे, प्लस हाफ और माइनस हाफ। तो यहाँ पर एस क्या है हाफ, तो एस जेड यहाँ पर क्या आएंगे दो, प्लस हाफ और माइनस हाफ। ये क्या है भाई, ये इस 0.866 क्या है जेड कंपोनेंट, प्लस हाफ और माइनस हाफ। नहीं समझे बात? अच्छा बताओ, अगर किसी सिस्टम की इलेक्ट्रॉनिक स्पिन हाफ 1 हो तो कितने कंपोनेंट आएंगे, 3, +1 0 -1। अगर किसी सिस्टम के इलेक्ट्रॉनिक स्पिन भाई 2 हो तो 5, +5 से सॉरी +2 से भाई, अरे 5 2 क्वांटम नंबर से 5 कंपोनेंट बना दिया भाई, ठीक है ओके। +2, अरे भाई 5 आ गया, +2 से -2। तो मैं ये नहीं कह सकता भाई
कि 2s+1 क्या बनेंगे, कंपोनेंट्स। बोलो भाई, आप यहां पर हाफ पुट करियो 2 कंपोनेंट, 1 पुट करियो 3 कंपोनेंट। तुमको पता भाई कि कितने कंपोनेंट आएंगे, अगर स्पिन क्वांटम नंबर क्या है 1, 3 कंपोनेंट, 2 5 कंपोनेंट, 3/2 है 4 कंपोनेंट, प्लस 3/2 प्लस हाफ माइनस हाफ माइनस 3/2, नहीं आएगा आपको भाई, एंड सो ऑन, इजंट इट। तो सिमिलरली भाई अब आप मुझे ये बताओ, ठीक है ये बात आपको पहले पड़ गई कितने कंपोनेंट होंगे, लेकिन भाई क्या ये कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड में, अब हमने क्या लगा दिया मैग्नेटिक फील्ड, तुम क्या बोलेंगे, इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बोलो भाई ये दोनों कंपोनेंट क्या होंगे, दीज 2 कंपोनेंट्स विल बी डिजेनरेट। भाई एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में दोनों क्या होंगे कंपोनेंट, ये डिजेनरेट होंगे ना भाई। लेकिन भाई जैसे ही आपने तो क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड लगाया, तो प्लस हाफ क्या हो जाएगा 54.7 पे, और माइनस हाफ क्या हो जाएगा 125.3 पे क्रिएट होएगा, जो NMR हमने आपको पढ़ाया था भाई, इजंट इट। लेकिन भैया आप बताओ यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट कैसे बनेगा, टॉपिक होगी कि स्पिनिंग न्यूक्लियस से क्या बनेगा, मैग्नेटिक मोमेंट बनता था, तो भी क्या स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन से क्या बनेगा, मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊं भाई स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन से बनने वाला मैग्नेट क्या होता है, म्यू। पहले बताओ ये तो क्या है भाई, एस, ये तो क्या भाई, अरे ये तो क्या है स्पिन, ये तो क्या स्पिन क्वांटम नंबर, और ये कैपिटल तो क्या है, ये तो क्या भाई। चलो भाई काम करते हैं हम एंगुलर मोमेंटम को भाई सिंपली यहां पर हम भाई, अरे सिंपल सिविल हम भाई यहां पर आई ही लिख लेते हैं, नहीं आएगा आपको भाई। न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर आपने कैसे लिखा था, चलो रहने दो भाई, आप ये बताओ वहां पर भाई तिरछाई क्या था, तो तिरछाई वहां पर क्या था, क्वांटम नंबर, और स्ट्रेट आई क्या था, स्ट्रेट आई एंगुलर मोमेंटम। तो हमें ऐसे करो भाई, तिरछाई यहां पर क्या बनाओ, बोलो भाई एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर स्पिन वाला, और स्ट्रेट एस क्या बनाओ भाई, सॉरी अरे तिरछा एस यहां पर क्या बनाओ, और भाई स्ट्रेट एस यहां पर क्या बनाओ भाई, एंगुलर मोमेंटम, इजंट इट। तो म्यू क्या आएगा हमारे पास, तो वहां पर क्या था, वहां पर आया था जी, वहां पर आया था जी बीटा एन आया था ना भाई, जी बीटा एन आया था ना भाई, यहां पर जी बीटा एन, और क्या था तो बोलो भाई बी जेड, नहीं अरे आई जेड क्या था ये, आई जेड आया था, आई आया था आई, अरे एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। यहां बताओ क्या होता भाई, यहां क्या होता भाई, अरे डाइपोल मोमेंट भाई, अब स्टेट सेपरेशन नहीं लिखा है, स्टेट सेपरेशन नहीं लिखा है, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूं भाई कि यहां बताओ, और वहां पर म्यूजेड क्या था, म्यूजेड, तो जी बीटा एन बताओ क्या था हमारे पास, आई जेड। तो डाइपोल मोमेंट का वेक्टर क्या था, अरे भाई डाइपोल मोमेंट में क्या था, म्यूजेड क्या था, अब जी क्या था पॉजिटिव, बीटा एन क्या था पॉजिटिव, तो जो आई जेड पॉजिटिव तो म्यूजेड क्या आएगा पॉजिटिव, यानी अपवर्ड स्टेट से क्या बनेगा, अपवर्ड मैग्नेट, और डाउनवर्ड स्टेट से डाउनवर्ड मैग्नेट। लेकिन आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स में यहां पर नेगेटिव होता सामने एक, और ध्यान रखियो न्यूक्लियस के जी क्या हो सकते थे, पॉजिटिव या नेगेटिव, न्यूक्लियस के जी क्या हो सकते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव। तो भाई वहां पर तो क्या था भाई, जी क्या था पॉजिटिव, तो प्लस से क्या बनेगा स्टेबल, माइनस से अनस्टेबल, और जी क्या होता अगर नेगेटिव, जी क्या होगा नेगेटिव भाई, तो माइनस से स्टेबल प्लस से अनस्टेबल। भाई क्या वहां पर ये उल्टा केस नहीं था क्या, उल्टा केस, अरे बोलो भाई। लेकिन यहां बताओ क्या होता है, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन से केस में जी हमेशा क्या होता है बताओ भाई, पॉजिटिव। भाई ये सामने एक नेगेटिव होएगा, जी तो क्या होता है यहां पर पॉजिटिव, लेकिन सामने क्या होता है एक्स्ट्रा नेगेटिव, नहीं है क्या आपको, जी तो पॉजिटिव होएगा लेकिन सामने एक्स्ट्रा क्या है हमारे पास भाई, नेगेटिव आएगा, इजंट इट। अब बताओ क्या है हमारे पास, ये जी नेगेटिव और जी नेगेटिव और भाई, अरे भाई समझने, अब जी तो क्या होगा अब होता क्या भाई, और यहां पर क्या करो भाई, अरे भाई ये इलेक्ट्रॉन का बोर मैग्नेट्रॉन नहीं भाई, ये जो कांस्टेंट है बीटा एन, क्या ये अब न्यूक्लियस के लिए नहीं, किसके लिए पुट करना आपने,
इलेक्ट्रॉन के लिए भाई, ये बीटा कांस्टेंट आपने किसका पुट करना है, इलेक्ट्रॉन का, इजंट इट। और यहां बताओ क्या जाएगा हमारे पास, आई और आई जेड था, यहां पर आप क्या लिखो भाई, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, बोलो भाई, और स्पिन एंगुलर मोमेंटम का जेड कंपोनेंट, नहीं है आपको भाई। तो हम क्या बोलेंगे अब भाई, अब जी पॉजिटिव, अरे भैया आप तो भाई, अरे बोलो भाई, अब बताओ क्या भाई, अब यहां बताओ जी क्या बताओ भाई, पॉजिटिव, जी पॉजिटिव। अब अगर मान ले भाई, और बीटा भी क्या है भाई, पॉजिटिव, अर्थात अगर एस जेड क्या हुआ, तो अब भाई जी ऑलवेज पॉजिटिव है, बीटा भी क्या है, क्या है, पॉजिटिव। तो अगर यहां पर एस जेड क्या है, पॉजिटिव, तो म्यू जेड क्या है, पक्का नेगेटिव, और एस जेड क्या होगा, नेगेटिव, तो क्या आएगा, पॉजिटिव। यानी यहां पर उल्टा होता भाई, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक केस में क्या होता है हमेशा, इलेक्ट्रॉनिक केस में हमेशा क्या होता बताओ भाई, फॉर्मूला वही होता है म्यू जेड का, जी बीटा आई जेड या एस जेड, नहीं आपको क्या, लेकिन सामने क्या होता है, एक नेगेटिव। तो यहां पर तो प्रोटोनिक केस में क्या होता है, पॉजिटिव जिसे कहेंगे, अगर जी पॉजिटिव है, प्लस वाले स्टेबल, माइनस वाले अनस्टेबल, और नेगेटिव जिसे कहेंगे, माइनस वाले स्टेबल, प्लस वाले अनस्टेबल। लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक केस में क्या होता है, जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, बीटा इज ऑलवेज पॉजिटिव, लेकिन फॉर्मूले में क्या होता है, एक नेगेटिव। तो इस वजह से हमेशा बताओ क्या होगा, माइनस हाफ स्टेबल होगा और प्लस हाफ क्या होगा भाई, अनस्टेबल, ऑलवेज। समझ गए बात भाई, यहां पर ये भाई पॉसिबिलिटी नहीं है कि प्लस वाला क्या हो जाए, स्टेबल। यानी कि भाई नहीं बेटा आपको इनू, यानी कि भाई अब सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है भाई, प्लस माइनस हाफ क्या होंगी, बोलो भाई, अब सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में प्लस माइनस हाफ क्या होंगी, डिजनरेट। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते बताओ क्या हो जाएगा, अरे बोलो भाई, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते बताओ क्या हो जाएगा, ये हमेशा क्या होगी, यहां पर ध्यान रखियो, प्रोटॉन केस में क्या होता है, प्लस वाला भी स्टेबल हो सकता है और माइनस वाला भी, डिपेंड करता है जी कैसा है, इजंट इट, जी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इजंट इट। अरे बोलो भाई, नहीं है क्या आपको। लेकिन भाई इलेक्ट्रॉनिक इसमें क्या होता है बताओ, एक भाई काम करते हैं, अरे हम भाई इसको आई जेड बोल देते हैं एंगुलर मोमेंटम को, अरे सिंपलिसिटी के लिए, नहीं है क्या आपको। चलो काम करते हैं हम भाई, नहीं कुछ समय के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्पिन होते क्या हो हमारे पास, न्यूक्लियर स्पिन, दोनों को हम आई से बोल देते हैं। तो उसमें क्या था हमारे पास, तो म्यू जेड वहां क्या था मेरे पास, जी बीटा एन आई जेड, लेकिन यहां क्या था मेरे पास, म्यू जेड जी बीटा आई जेड, लेकिन सामने क्या होता है, नेगेटिव भाई। तो कम इसको एस जेड ही बोल देते हैं, एस जेड। आई जेड क्या है, जेड कंपोनेंट न्यूक्लियर स्पिन एंगुलर मोमेंटम की, और एस जेड क्या है, जेड कंपोनेंट इलेक्ट्रॉनिक स्पिन एंगुलर मोमेंटम की। समझ गई बात। तो यहां बताओ क्या है हमारे पास बोलो भाई, उल्टाएगा ये, नहीं है क्या आपको, अरे भाई आसान है कि मुश्किल ये, ठीक है। इसका मतलब क्योंकि यहां पर जी हमेशा पॉजिटिव, बीटा इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी हमेशा यहां पर माइनस वाली स्टेट क्या होगी, स्टेबल, प्लस वाली स्टेट हमेशा क्या रहेगी, यहां पर अनस्टेबल रहेगी। आसान है मुश्किल है। और मैं आपको बताऊं भाई, जो स्टेट सेपरेशन आएगा ये भी एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला आएगा, क्या बताओ, वहां पर स्टेट सेपरेशन और लार्मर फ्रीक्वेंसी बताओ क्या थी हमारे पास, एनएमआर में स्टेट सेपरेशन और लार्मर फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या थी बताओ भाई, बताओ। अरे भाई स्टेट सेपरेशन और लार्मर फ्रीक्वेंसी क्या थी हमारे पास, जी बीटा एन बी जेड ओवर एच आया था ना भाई। क्या प्रोटोन केस में, क्या न्यूक्लियर केस में हमारे पास क्या था, स्टेट सेपरेशन, बताओ। स्टेट सेपरेशन भी और लार्मर फ्रीक्वेंसी दोनों ही क्या थी मेरे पास, जी बीटा एन बी जेड ओवर एच आया था। अरे बोलो, तो भाई आप मुझे बताओ, यहां पर आप ये बीटा से क्या लिखो, सिंपली बीटा, बोलो भाई। तो सेम फॉर्मूला कहां पर आएगा, यहां पर आएगा, नहीं है आपको, एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला कहां पर आएगा भाई, यहां पर आएगा, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, यानी यहां भी क्या होगा, स्टेट सेपरेशन क्या होता है, उसी से होता है डिसाइड। लेकिन एक अंतर भाई, अब मैं आपको बताऊं भाई, एक फ्री इलेक्ट्रॉन का जी, क्या एक फ्री इलेक्ट्रॉन का जी,
पता कितना होता है? 2। अरे भाई एक फ्री इलेक्ट्रॉन का जी कितना होता है? आपको आगे पढ़ाएंगे भाई कि हमें कैसे पता लगता है कि इलेक्ट्रॉन फ्री है कि नहीं है। अच्छा, फ्री इलेक्ट्रॉन मीनिंग क्या होता है पता आपको? जिसकी ऑर्बिटल मोशन उसकी स्पिन मोशन को अफेक्ट ना करती हो। अगर किसी सिस्टम की ऑर्बिटल मोशन उसकी स्पिन मोशन को प्रभावित ना करती हो, तुम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन फ्री है। क्या ये फ्री है? ठीक है बात। तो फ्री इलेक्ट्रॉन का जी क्या होता है? 2 होता है ना भाई। तो आप एक काम करो, आप यहाँ पर भाई 2 पुट करो जी। अब बताओ, तो आप ये बताओ भाई एक पर्टिकुलर फील्ड से, तो अगर मैं यहाँ पर क्या पुट करूँ, मान लिया मैं कहूँ भाई, मान लिया प्रोटॉन पे मैं क्या लगाऊं यहाँ पर? अरे भाई प्रोटॉन पे यहाँ पर हम बताओ क्या लगाएं? नहीं क्या आपको भाई? अगर मान लिया भाई यहाँ पर हम क्या पुट करते हैं, अगर यहाँ पर मैं क्या पुट करूँ? प्रोटॉन का जी। क्या भाई? प्रोटॉन का बीटा भाई, न्यूक्लियस का बीटा, न्यूक्लियस के लिए जी। बोलो भाई। और कितना फील्ड? 2.3 टेस्ला। 2.3 टेस्ला। तो कितना है सेपरेशन बताओ भाई? अब याद करो, जब आपने प्रोटॉन्स के लिए पढ़ा था तो आपने यहाँ पर क्या पुट किया था? 5.5। जी कितना होता है भाई? अरे भाई प्रोटॉन का जी कितना होता है? प्रोटॉन का जी कितना होता है प्रोटॉन के लिए? 5.5। और इलेक्ट्रॉन के लिए जी कितना है इलेक्ट्रॉन के लिए बताओ भाई? 2। तो आपको साफ दिख रहा है इलेक्ट्रॉन का जी, बोलो भाई, काफी कम है। तकरीबन क्या है? 2.5 गुना कम। किससे? इलेक्ट्रॉन का जी तकरीबन क्या भाई? 2.5 गुना कम। किससे है? प्रोटॉन से भाई। तो आप बताओ, तो आप क्या मानोगे कि ज्यादा स्टेट सेपरेशन सेम फील्ड से किस में होगा बताओ? ज्यादा स्टेट सेपरेशन सेम फील्ड से बताओ किस में होगा? प्रोटॉन में। भाई आपको हो गया यहाँ पर जी क्या है? 2.5 गुना है। और भाई स्टेट सेपरेशन और नॉर्मल फ्रीक्वेंसी किसके प्रोपोर्शनल है? जी के। अब प्रोटॉन का जी क्या है? 2.5 गुना। तो आपको क्या लगेगा कि इलेक्ट्रॉन के स्टेट सेपरेशन से प्रोटॉन्स का स्टेट सेपरेशन क्या होगा? 2.5 गुना ज्यादा। लेकिन मैं आपको बताऊं भाई, वास्तव में पता क्या होता है? बताओ। वास्तव में ये होता है कि इलेक्ट्रॉन का स्टेट सेपरेशन 700 गुना क्या होता है? ज्यादा। क्या भाई? इलेक्ट्रॉन का स्टेट सेपरेशन तो 700 गुना क्या होता है? ज्यादा भाई। यानी कि भाई अगर 100 मेगाहर्ट्ज से क्या करता है सेपरेट, अगर मान लिया प्रोटॉन स्टेट क्या भाई 100 मेगाहर्ट्ज से क्या होती है सेपरेट, तो उतना ही फील्ड इलेक्ट्रॉन की स्टेट्स को बताओ क्या करेगा? 70,000 मेगाहर्ट्ज से क्या करेगा? अरे भाई 700 से मल्टीप्लाई कर दो आप किसको? 100 को भाई। तो क्या आया? 70,000। नहीं है क्या आपको? तो आपको ये भाई ये कैसे पॉसिबल हुआ? भाई प्रोटॉन का जी कितना है? 5.5। इसका जी तो कितना है? 2। तो आपको क्या लगता है एक सा फील्ड लगाने पर प्रोटॉन की स्टेट ज्यादा सेपरेट होंगी कि इलेक्ट्रॉन की? अरे बोलो भाई, बताओ भाई। प्रोटॉन की भाई होने क्या चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन की स्टेट क्या होती है? 700 गुना क्या होती हैं? ज्यादा सेपरेट। आपको ऐसे कैसे होगा भाई? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जी बेशक कम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का बीटा न्यूक्लियर बीटा से क्या होता है? कहीं 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 ज्यादा, हजारों गुना क्या होता है उससे ज्यादा। अब बात आपको पहले पड़ी कि भाई इलेक्ट्रॉन के लिए जी कम है, बोलो भाई, लेकिन बीटा की वैल्यू किसके लिए भाई? बहुत ज्यादा। इजंट इट? इस वजह से इलेक्ट्रॉन की स्टेट क्या होती है? कहीं ज्यादा सेपरेट होती है भाई। नहीं आपको पहले पड़ा भाई? अगर आप 7 गुना कम फील्ड लगाओ, 2.3 टेस्ला का फील्ड, 2.3 टेस्ला का फील्ड प्रोटॉन की स्टेट सेपरेट करता है तकरीबन 100 मेगा हर्ट्ज। और मैं आपको बताऊं 0.3 टेस्ला कितना? बहुत कम भैया। 2.3 से क्या भैया? 2.3 टेस्ला से क्या होता है? 2.3 टेस्ला से प्रोटॉन की स्टेट क्या होती है? 100 मेगाहर्ट्ज सेपरेट। अरे बोलो भाई, 2.3 टेस्ला से प्रोटॉन स्टेट क्या होती हैं? 100 मेगाहर्ट्ज सेपरेट। लेकिन भैया आप एक काम करो, इलेक्ट्रॉन पे क्या लगाओ? बहुत वीक क्या लगाओ? फील्ड। बताओ कितना? 0.3। तब भी पता क्या हुआ? ये 10,000 मेगाहर्ट्ज। कितना भाई?
यानी 7 गुना वीक फील्ड भी होगा ना, क्या होगा, यानी 7 गुना वीक फील्ड लगाने पर भी 100 गुना क्या शो करता है ये सेपरेशन। ऐसा क्यों भाई, बस सिंपल सी बात है। तो आ गया 700 गुना, अरे क्योंकि इसके लिए जी कम है इलेक्ट्रॉन के लिए, लेकिन बीटा इसके लिए होता है बहुत ज्यादा, इसीलिए भाई ये बहुत थोड़े फील्ड पे करता है, जबरदस्त क्या प्रोवाइड करता है, सेपरेशन। नहीं है क्या आपको, अरे बोलो। और यही वो वजह है भाई, यही वो वजह है कि भाई इस वजह से हम क्या बोलते हैं, एनएमआर कहाँ लाई करता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन में। एनएमआर कहाँ लाई करता है भाई, रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन में। लेकिन मैं आपको बताऊं ईपीआर पता कहाँ लाई करता है, तकरीबन माइक्रोवेव में, मतलब ऑलमोस्ट। अरे भाई ईपीआर रेडियो फ्रिक्वेंसी में क्या होता है, हाई एनर्जी का होता है रीजन, होता होगा ना। तो ये उसमें से निकल के ऑलमोस्ट कहाँ पहुंच जाता है, ऑलमोस्ट कहाँ पहुंच जाता है, माइक्रोवेव्स के अंदर। नहीं है आपको, अरे बोलो। तो ध्यान रखियो भाई, इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा सेपरेशन। अच्छा बताओ तो, अगर अब आप बताओ भाई, अब मैं बात करूं बोल्ट्जमैन पॉपुलेशन की, बोल्ट्जमैन पॉपुलेशन की भाई, तब बताओ क्या हमारे पास, बताओ। अरे भाई हमारे पास बोल्ट्जमैन पॉपुलेशन का बताओ, करो हमारे पास क्या आएगा, बताओ भाई। अच्छा बताओ, इसका मतलब भाई इलेक्ट्रॉन की अल्फा बीटा, प्रोटॉन की बीटा अल्फा में पॉपुलेशन डिफरेंस बहुत कम था ना भाई, कि गैप बहुत कम होता है भाई, तो वहां पर पॉपुलेशन एक्सेस बहुत कम होती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन में गैप क्या होता है, बहुत ज्यादा। इलेक्ट्रॉन के अल्फा और बीटा में क्या होता है, तो एक तो क्या डिफरेंस है, इलेक्ट्रॉन की अल्फा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की माइनस ऑफ क्या होती है अल्फा, इलेक्ट्रॉन की भाई माइनस ऑफ क्या होती है अल्फा। क्यों भाई, सिंपल सी बात है, क्योंकि इसका जी क्या था, अरे इसका म्यू क्या था, म्यू जेड क्या था, जी बीटा एस जेड, और सामने नेगेटिव होता है, नहीं समझे बात। तो अगर एस जेड क्या होगा, नेगेटिव माइनस हाफ, तो म्यू जेड क्या बनेगा, प्लस का आएगा। इसका मतलब बताओ क्या है, इसका मतलब ये है, ये क्या है नॉर्थ पोल, ये क्या साउथ पोल, यानी अगर ये क्या है माइनस हाफ, ये क्या है, तो इससे मैग्नेट क्या बनेगा, अपवर्ड। बोलो भाई साउथ टू नॉर्थ स्टेबल। और अगर क्या बताऊँ भाई, प्लस हाफ से क्या, प्लस हाफ से डाउनवर्ड मैग्नेट, साउथ टू नॉर्थ। तो आपको शब्द गिरा भाई, माइनस हाफ से क्या बन रहा है, अपवर्ड मैग्नेट, अलाइंड अट्रैक्शन में स्टेबल हो गया। और प्लस हाफ से क्या बनता है, डाउनवर्ड मैग्नेट। भाई प्लस हाफ पुट किया तो म्यूजेट गएगा, नहीं समझे बात। यानी कि भाई इलेक्ट्रॉन के केस में, न्यूक्लियस के केस में क्या था भाई, डाइपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम तकरीबन क्या करते, सेम डायरेक्शन में आया करते अगर जी पॉजिटिव है, अब पॉजिटिव आया करते भाई अगर जी नेगेटिव है। लेकिन यहाँ पर जी हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, और सामने क्या होता है एक एक्स्ट्रा नेगेटिव भाई। तो यहाँ पर म्यू जेड और एस जेड क्या होते हैं हमेशा अपोजिट डायरेक्शन के, यानी प्लस हाफ से क्या बनेगा यानी अप स्पिन इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है, डाउन स्पिन में अप स्पिन इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है, डाउनवर्ड मैग्नेट, और डाउन स्पिन इलेक्ट्रॉन से अपवर्ड मैग्नेट। नहीं है क्या आपको। और कोई गैप बहुत ज्यादा है, गैप बहुत ज्यादा है भाई। तो यहां पर भाई क्या पॉपुलेशन रेशियो क्या है, क्या आएगा, अगर मैं भाई एक कैलकुलेशन यहां पर लिखना चाहूं, बोलो भाई। अच्छा तो अब आप ही बताओ भाई, रूम टेम्परेचर पर वहां पर अगर एनएमआर में नीचे क्या थे 10 लाख, तो ऊपर बताओ सिर्फ कितने थे, बताओ मेरे पास 10 कम थे ना भाई। अरे भाई वहां पर हमारे पास अल्फा बीटा रेशियो क्या था, बहुत ज्यादा आया था ना भाई, 0.99999 ये आया था ना कि नहीं आया, ये क्या था, नहीं अरे भाई वहां पर क्या था, अरे भाई अगर वहां पर एनएमआर केस में 2.3 टेस्ला फील्ड से, एनएमआर केस में 2.3 टेस्ला से एन बीटा बाई एन अल्फा क्या था 0.99999 ये आया था ना भाई,
1 2 3 4 5 6, बोलो भाई 9,99,900.99। 1 2 3 4 5 6, 9,99,990 आया होगा ना भाई। ये अगर भाई ग्राउंड सेट में क्या 10 लाख, ऊपर क्या थे, सिर्फ 10 कम थे भाई। लेकिन यहाँ पता रेशियो क्या आता है, यहाँ बताओ रेशियो क्या आता, और वो भी 2.3 टेस्ला की फील्ड पे। ईपीआर में सिर्फ 2.3 टेस्ला के फील्ड से ही, सॉरी 0.3 टेस्ला से, अरे सिर्फ 10,000 मेगाहर्ट्ज से पता क्या आता है, एन बीटा और एन अल्फा का रेशियो आएगा 0.999। क्या आएगा, यानी यहां अगर क्या बताओ 10 लाख, तो यहां बताओ क्या होंगे 9,99,000। बोलो भाई 9,99,000, यानी 1,000 यहां पर क्या है एक्स्ट्रा। तो अपने क्या पाया भाई, यानी कि एनएमआर में तो क्या 2.3 टेस्ला का फील्ड, एनएमआर में क्या भाई 2.3 टेस्ला का फील्ड, और क्या बनती थी वहां पर पॉपुलेशन एक्सेस सिर्फ 10 पार्टिकल्स की, और यहां पर सिर्फ 0.3 टेस्ला का फील्ड, तो भी यहां पर क्या बनती है बताओ भाई पॉपुलेशन रेशियो, यहां पर 1,000 पार्टिकल क्या है एक्स्ट्रा। इसलिए हम क्या बोलेंगे भाई, यहां पर सिग्नल क्या थोड़ा सा इंटेंस आता है। नहीं है क्या आपको ये, अरे बोलो। तो मेरे ख्याल से आपको इनका भाई प्रिंसिपल आपको पहले पड़ेगा सारा, आगे ना सारा, अरे सारी चीज़ सेम है। अब बताओ हमारे पास क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। अब बताओ भाई इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस की एप्लीकेशंस क्या क्या है, इसके फायदे क्या क्या हैं भाई, इसके फायदे क्या हैं भाई। इसके फायदे ये हैं भाई, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस के फायदे क्या क्या हैं। इसके फायदे ये हैं भाई, पहली बात तो आप इसको इससे भाई किसी भी अनपेयर्ड स्पीशीज को डिटेक्ट कर सकते हो, इजंट इट। तो उसका फायदा क्या है, बोलो भाई। आप इससे रिएक्शंस का मैकेनिज्म, स्पेशली ऑर्गेनिक रिएक्शंस का मैकेनिज्म आप स्टडी कर सकते हो, इजंट इट। कैसे, अरे बोलो भाई, आप इससे उनका मैकेनिज्म क्यों भाई, मान लिया आप कहते हो कि कोई रिएक्शन किससे होती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। आप क्या बोल रहे हो कि कोई रिएक्शन कैसे होती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो अगर भाई वो एक्चुअल में होती होगी तो उसमें क्या बनता होगा, फ्री रेडिकल बनता होगा ना ड्यूरिंग रिएक्शन। तो आप रिएक्शन वेसल में, अगर आप रिएक्शन वेसल का आप भाई क्या रिकॉर्ड करो लगातार, ईपीआर। भाई आप रिएक्शन वेसल आप क्या बना रहे हो, ईपीआर। अब रिएक्टेंट भी क्या मान लिया, ईपीआर इनएक्टिव, और जो क्या बनते हैं फाइनल प्रोडक्ट वो भी क्या है, ईपीआर इनएक्टिव। लेकिन तब भी आपको क्या मिल रहा है, ईपीआर सिग्नल। तो आप समझ जाओगे भाई इसके अंदर क्या पक्की बात, कोई ना कोई ईपीआर एक्टिव स्पीशीज जो ड्यूरिंग रिएक्शन बनी है, नहीं समझे बात। और उसके ईपीआर स्पेक्ट्रा से, उस स्पीशीज के ईपीआर स्पेक्ट्रा से आप उस स्ट्रक्चर के ऊपर कमेंट कर सकते हो भाई कि वो हमारे पास क्या है, कार्बिन है भाई, सिंगलेट कार्बिन है, सॉरी ट्रिपलेट कार्बिन है, कि भाई सिंपली क्या है, फ्री रेडिकल। नहीं है क्या आपको, अरे बोलो भाई। और अगर कोई मान लिया, यानी कि आप इससे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स को, बोले भाई ध्यान रखियो, ईपीआर स्पेक्ट्रा से आप रिएक्शन इंटरमीडिएट्स को डिटेक्ट कर सकते हो अगर वो क्या है, ईपीआर एक्टिव। और अगर आप भाई रिएक्शन इंटरमीडिएट्स को डिटेक्ट कर पा रहे हो तो क्या आप रिएक्शन मैकेनिज्म पे कमेंट नहीं कर सकते क्या, अरे बोलो भाई। और अगर मैं आपको बताऊं भाई, अगर कोई इंटरमीडिएट स्पीशीज क्या हो, बहुत शॉर्ट लिव्ड हो भाई, अगर उसका टाइम क्या हो भाई, बहुत कम हो, तो उसको आप एक होस्ट मैट्रिक्स में ट्रैप करके और उसके लाइफ टाइम को बढ़ा के उसको डिटेक्ट कर सकते हो, इजंट इट। और दूसरा, और इसका क्या फ़ायदा होता है कि आप ये बताओ, जो एब्जॉर्बेंस होती है क्या होती है, सिग्नल की इंटेंसिटी, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन पे, किसी भाई कंसंट्रेशन पे, इजंट इट। तो ये आप सिंपली जो ईपीआर एक्टिव स्पीशीज है, अगर वो ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं होगी तो वो क्या देगी, स्ट्रॉन्ग सिग्नल, और कम में क्या होगी, वीक सिग्नल। यानी आप फ्री रेडिकल कंसंट्रेशन पे भी कमेंट कर सकते हो, इजंट इट। तो इसके फायदे बहुत हैं, आगे नहीं आपको ये। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।